करना है, पहला स्टेप लीनियर प्रोग्रामिंग का होता है कि आपने किसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट से उसको फॉर्मुलेट करना है, उसका एलपी मॉडल बनाना है। तो पहला स्टेप एलपी मॉडल होता है, ये मैंने पॉज लिया हुआ है, इसको हमने सेकंड स्टेप पे करना है, इस पे भी हमने आना है और हम कर रहे हैं उस एलपी मॉडल का, अगर वो फॉर्मुलेट हो चुका है तो उस एलपी मॉडल का सोल्यूशन फाइंड आउट करना है हमने। तो ये हमने स्टार्ट किया था और इसके भी 2 वेज हैं। एक तो मैंने ये देखें ग्राफिकल मेथड जो हमने स्टार्ट लेके किसी हद तक कंप्लीट कर भी लिया है, उसके स्पेशल केसेस रह गए हैं। अदरवाइज एलपी मॉडल 2 टाइप्स के होते हैं, आपका प्रॉब्लम मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी हो सकता है और आपका प्रॉब्लम मिनिमम ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी हो सकता है। 2 ही ऑब्जेक्टिव्स हैं, दोनों ऑब्जेक्टिव्स को हमने ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर लिए क्लास में। आपको याद होगा दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद एक लेक्चर में प्रैक्टिस सेशन भी हो चुका है, तो हमारा एक तरह से ग्राफिकल मेथड कंप्लीट हो चुका है। अगर रहता है तो इसके इश्यूज हैं, स्पेशल केसेस हैं, वो स्पेशल केसेस मैं अलजेब्राइक मेथड के बाद उसकी टर्न लूंगा, वापस आएंगे हम, क्योंकि अलजेब्राइक मेथड में भी हमने उन स्पेशल केसेस को एड्रेस करना है। तो मैंने कहा वो टाइम ज़्यादा बेस्ट होगा कि हम उसी टाइम पे इन स्पेशल केसेस को भी डिस्कस कर लें। तो इन शॉर्ट कि ग्राफिकल मेथड आपको आता है और इसके लिए हम एंड ऑफ लेक्चर, आज मुझे लेक्चर के एंड पे आपने याद करवाना है, मैंने असाइनमेंट और क्विज के बारे में कुछ डिस्कशन करनी है। तो लास्ट 10 मिनट्स हम रखेंगे क्विज और असाइनमेंट के बारे में कि इस 2 वीक के अंदर ही मुझे क्विज भी लेना है और असाइनमेंट भी लेनी है, असाइनमेंट भी सबमिट करवानी है। तो उसके लिए कैसे होगा, क्योंकि क्विज तो ऑन कैंपस होना चाहिए, लेकिन जितना हम कर चुके हैं अगर हम इसको पेंडिंग कर देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। आपको सेमेस्टर सिस्टम में साथ ही साथ इन चीज़ों को प्रिपेयर करना होता है, तो इसलिए ज़रूरी है कि हम इस 2 वीक के अंदर कम से कम एक क्विज ज़रूर ले लें। तो एक असाइनमेंट और एक क्विज आज हम प्लान करेंगे और इसी वीक के अंदर असाइनमेंट की सबमिशन भी होगी और क्विज, और कैसे प्लान करेंगे वो हम लास्ट 10 मिनट्स में डिस्कस कर लेंगे। तो हम इसके दूसरे पार्ट की तरफ आ रहे हैं, अलजेब्राइक मेथड। जैसे आपको नजर आ रहा है ग्राफिकल मेथड 2 वेरिएबल प्रॉब्लम के लिए सूटेबल था और हम ये कर चुके हैं, और आज हम अलजेब्राइक मेथड करेंगे जो सूटेबल है फॉर मोर देन 2 वेरिएबल्स। लेकिन आज हम वही 2 वेरिएबल को ही अलजेब्राइक मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, तो बाद में जाके हम मोर देन 2 वेरिएबल को भी सेम उन्हीं रूल्स पे एड्रेस कर सकेंगे। तो आपको हम थोड़ा सा इसकी बेसिक स्टार्ट ले लेते हैं। आपको पता चल जाना चाहिए कि एलपी मॉडल को सॉल्व करने के लिए एक ग्राफिकल मेथड है, टेक्निक है, एक अलजेब्राइक मेथड है। ग्राफिकल मेथड हम कर चुके हैं, अलजेब्राइक मेथड पे आज स्विच करने लगे। और अलजेब्राइक मेथड में जो एल्गोरिदम यूज करेंगे उसको कहते हैं सिंप्लेक्स मेथड। ये टर्म्स आपको बड़ी क्लियर होनी चाहिए। मेथड्स क्या हैं अगर आप देखा जाए तो एलपी मॉडल को सॉल्व करने की एक टेक्निक ग्राफिकल मेथड है और दूसरी अलजेब्राइक मेथड। और अलजेब्राइक मेथड में हम सिंपलेस्ट मेथड कह लें या सिंप्लेक्स एल्गोरिदम को यूज कर रहे हैं, तो टेक्निक अलजेब्राइक ही है। मोर देन 2 वेरिएबल्स, 2 और मोर वेरिएबल्स के लिए ये सूटेबल। तो आपको ये स्टेप्स हम बाद में करेंगे। तो आपका प्रॉब्लम जो है मैं जरा गो थ्रू कर लूं। ये मॉडल था, आपको याद होगा इस मॉडल को हम ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर चुके हैं। ये देखें मैक्सिमम z 5x1 + 4x2, ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन था और ये कंस्ट्रेंट्स हैं 6x1 + 4x2 <= 24, x1 + 2x2 <= 6, -x1 + x2 <= 1 और x2 <= 2। 4 कंस्ट्रेंट्स हैं आपकी और एक इम्प्लिसिट कंस्ट्रेंट्स, वो तो मैंने आपको कहा ये होती ही है। आज हम इसको सॉल्व करने लगे हैं और ये मेथड हम ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर चुके हैं और मैंने क्लास में कहा भी था ये जो प्रॉब्लम है ये हम इसको पूरे सब्जेक्ट में प्रोटोटाइप एग्जाम्पल के तौर पे लेके चलेंगे, यानी थ्रू आउट इसी एग्जाम्पल के थ्रू हर अपने कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो ये प्रोटोटाइप एग्जाम्पल के तौर पे इस पूरे सेमेस्टर में हम इसको मैंने कहा था इसको आपने याद रखना है, यानी अगर मैं ये कहूँ कि इसको आपको पता होना चाहिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, आप कह सकते हैं मैक्स z = 5x1 + 4x2 और इसी तरह कंस्ट्रेंट्स भी सारी आपको फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। ये तो चलो खैर कंस्ट्रेंट्स, और अगर आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन याद भी नहीं रहता इसका सोल्यूशन जरूर याद होना चाहिए।
तो कोई बताएगा इसका ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या निकाला था हमने ग्राफिकल मेथड से? आपका इसका ऑप्टिमल सोल्यूशन था x1 और x2 का पेयर और ऑप्टिमल वैल्यू थी z। तो कोई बताएगा इसकी z क्या निकली थी ऑप्टिमल? अगर किसी को याद होगा, अगर नहीं याद तो ये चीजें आप आज जो मैं अभी कमेंट करूंगा आपने ये याद रखना। 21 था सर जी की वैल्यू। सर 21 था। ये फर्स्ट कौन स्टूडेंट ने 21 का था? जरा नेम बता दीजिए प्लीज। रियाज सर। क्या सर? रियाज सर, रियाज। रियाज। तो रियाज ने बिल्कुल सही कहा है कि इसकी ऑप्टिमल वैल्यू थी 21। ये चीज आज जो हम रिपीट कर रहे हैं ये आपको क्लास के एंड ऑफ लेक्चर पे भी ये स्टेटमेंट याद, लास्ट लेक्चर होगा फिर भी मैं आपसे पूछूं कि रेडीमिक्स प्रॉब्लम की ऑप्टिमल वैल्यू क्या थी, यानी ऑप्टिमल प्रॉफिट वो है 21। और अगर आपके पास नोट्स हो x1 और x2 की वैल्यूज भी बता सकते हैं ऑप्टिमल। 3 और 1.5 थी। 3 और 1.5 गुड। आपका गुड नेम? सबीहा। सबीहा। तो ये जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी आप याद कर लें कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन इस प्रॉब्लम का है 3 1.5, यानी x1 इक्वल टू 3 और x2 इक्वल टू 1.5। इट मींस मुझे आज ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिला है कि स्टूडेंट्स इन रिजल्ट्स को याद रख रहे हैं और आगे भी याद रखेंगे। तो इस प्रॉब्लम को भी कि मैथमेटिक्स को भी आपने याद रख लेना है। तो आज हम इसको सॉल्व करने और सॉल्व करने के लिए मेथड कौन सा है? अलजेब्राइक टेक्निक, और उसमें एल्गोरिथम यूज करेंगे सिंप्लेक्स एल्गोरिथम। सिंप्लेक्स मेथड भी कहते हैं, सिंप्लेक्स एल्गोरिथम भी कहते हैं। तो मैं पहले सिंप्लेक्स एल्गोरिथम ऐसे ही गो थ्रू करवा देता हूँ, आपको समझ तो नहीं आएगी क्योंकि अभी हमने इसका स्टार्ट ही नहीं लिया, लेकिन कम से कम गो थ्रू कर लेते हैं कि इसमें करना क्या है। और आज हम उसका मेरे ख्याल में फर्स्ट स्टेप ही कर पाएंगे, उसके आई थिंक 3 to 4 स्टेप्स हैं, लेकिन देखते हैं आज कितना हम चल पाते हैं। तो मेरे ख्याल में फर्स्ट स्टेप तो मेरा है कि फर्स्ट स्टेप तो मैं जरूर आज कंप्लीट करूंगा, और अगर सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो जाए तो एक अच्छी बात होगी। तो अब हम पहले सिंपलेस्ट एल्गोरिथम को गो थ्रू करते हैं, फिर मैं थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड भी यूज करूंगा, लेकिन इधर प्रॉब्लम ये है कि व्हाइट बोर्ड के ऊपर ये स्लाइड नजर आ रही है, मुझे थोड़ा सा कैमरा शिफ्ट करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा पॉज भी आएगा। तो खैर देखते हैं कि इस लेक्चर को कैसे लेके चलते हैं। पहले मैं सिंप्लेक्स मेथड जो सिंप्लेक्स एल्गोरिथम है उसके स्टेप्स बता दूं कैसे सॉल्व करना जी। सिंप्लेक्स मेथड का फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप है डिटरमिन अ स्टार्टिंग बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। इसमें टर्म्स का पता होना चाहिए आपको। एक तो है स्टार्टिंग, तो जाहिर है ये कुछ ऐसा मेथड है जो आइट्रेटिव नेचर का, आइट्रेटिव यानी सॉल्यूशन को स्टेप बाय स्टेप लेके चलेगा। फर्स्ट सॉल्यूशन, सेकंड सॉल्यूशन, थर्ड सॉल्यूशन, और ऐसे इंप्रूव करते हुए ऑप्टिमल सॉल्यूशन तक पहुंचेंगे। एक तो स्टार्टिंग से ये लग रहा है, यानी स्टार्टिंग सॉल्यूशन से ये नजर आ रहा है कि ये आइट्रेटिव नेचर का है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और जब ऑप्टिमल आ जाएगा तो स्टॉप कर देंगे। तो अभी हम इसका पहला स्टेप क्या होगा? आपने स्टार्टिंग बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। दूसरी टर्म क्या इसमें नजर आ रही है? बेसिक। स्टार्टिंग तो लेना है लेकिन बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, तो ये एक नई टर्म है आपके लिए। हमें आज देखना है कि बेसिक सॉल्यूशन किसको कहते हैं, और जाहिर है इसकी ऑपोजिट फॉर्म होगी नॉन बेसिक। तो हमें देखना है कि बेसिक और नॉन बेसिक वेरिएबल्स क्या होती है, एक ये चीज। दूसरा फिजिबल सॉल्यूशन। फिजिबल टर्म से आप फेमिलियर हैं। फिजिबल सॉल्यूशन जो हम ग्राफ के अंदर पॉजिटिव रीजन के अंदर जो हमारा आंसर आ रहा था वो हमारा फिजिबल सॉल्यूशन स्पेस थी। आप इसको ये कह सकते हो कि अगर आपके वेरिएबल्स की वैल्यूज पॉजिटिव हैं, जीरो भी हो सकती हैं, जीरो भी पॉजिटिव नहीं आता है, जीरो और मोर देन जीरो, तो वो फिजिबल सॉल्यूशन कहते हैं। फिजिबल ऐसा सॉल्यूशन इनफिजिबल है जिसकी वैल्यू नेगेटिव हो। तो फिजिबल और इनफिजिबल दो टर्म्स हैं। फिजिबल सॉल्यूशन कौन सा होगा? जिन वेरिएबल्स की वैल्यूज पॉजिटिव है, जीरो और मोर देन जीरो, नेगेटिव नहीं है। अगर आपके वेरिएबल्स की वैल्यूज पॉजिटिव हैं और वो सॉल्यूशन है, आप कहते हैं कि ये मेरा एक सॉल्यूशन है, तो वो फिजिबल सॉल्यूशन कहलाएगा। और अगर वेरिएबल्स की वैल्यूज नेगेटिव हैं उसको हम इनफिजिबल सॉल्यूशन कहेंगे। तो फिजिबल और इनफिजिबल माइंड में रख लें। नेगेटिव वैल्यूज के साथ जो सॉल्यूशन होता है वो इनफिजिबल होगा, पॉजिटिव वैल्यूज के साथ जो सॉल्यूशन होगा वो फिजिबल होगा। अब फिजिबल और इनफिजिबल अगर क्लियर हो गया है, बेसिक की तरफ आते हैं।
बेसिक सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं जिन वेरिएबल्स की वैल्यूज नॉन जीरो, मतलब जीरो नहीं है। तो आपने सॉरी एक मिनट, हाँ आप कह सकते हो बेसिक वेरिएबल्स, ऐसे वेरिएबल्स, बेसिक सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन को कहा जाता है जो कि नॉन जीरो हो। और नॉन बेसिक सॉल्यूशन किसको कहते हैं? अगर आपके पास एक सॉल्यूशन है और उसमें जो सॉल्यूशन पेयर है जो भी है वेरिएबल्स की वैल्यू जीरो है, तो हम उसको कहेंगे ये नॉन बेसिक वेरिएबल है। मसलन x1 इक्वल टू 0, नॉन बेसिक बिहेवियर है उसका। x1 इक्वल टू 5, बेसिक बिहेवियर है। तो बेसिक और नॉन बेसिक, जीरो और नॉन जीरो टर्म्स, फिजिबल और इनफिजिबल, वो आपकी आएगी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इस तरह से। अब हम फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, हमने डिटरमिन करने जी सर ये जो नॉन बेसिक है इसमें जो जीरो वैल्यू आती है, नहीं, आप कहते हैं कि मसलन एक वेरिएबल की वैल्यू जीरो है तो मैं कहूंगा ये नॉन बेसिक वेरिएबल है, और अगर उसकी वैल्यू अदर देन जीरो हो तो उसको मैं कहूंगा ये बेसिक वेरिएबल है। तो बेसिक और नॉन बेसिक की सिर्फ टर्म का इतना ही, आगे जाके आपको ये थ्रू और बेसिक वेरिएबल्स पे चलना है, ये चीज और क्लियर हो जाएगी मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। नॉन बेसिक में नेगेटिव वैल्यूज आ सकती हैं? नॉन बेसिक में नेगेटिव, बिल्कुल जीरो और नॉन जीरो ही है टर्म, वो इनफिजिबल हो जाएगा। तो हमारा क्योंकि कंसर्न फिजिबल है तो पॉजिटिव पे ही बेसिक और नॉन बेसिक हमारे लिए एक यानी हमारी इंटेंशन यही होगी कि वो वेरिएबल्स फिजिबल होंगे तो हम आगे चल सकेंगे ना, अगर इनफिजिबल है तो वो हम उसको एड्रेस ही नहीं करेंगे, राइट? ओके सर, थैंक यू। अच्छा, अब हमने स्टार्टिंग सॉल्यूशन निकालना है। मैं सबके साथ सॉल्यूशन का वर्ड लेता हूँ, ये लिखा है स्टार्टिंग, बेसिक, फिजिबल। तो मैं सबसे पहले हमने स्टार्टिंग सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन आपको वैसे ही पता है, सॉल्यूशन हमने क्या कहा था, जो तमाम कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करे। तो स्टार्टिंग सॉल्यूशन, दूसरा वो फिजिबल सॉल्यूशन होना चाहिए यानी नॉन नेगेटिव, और तीसरी बात वो बेसिक होना चाहिए, मींस उनके जो उनकी वैल्यूज हैं वो नॉन जीरो होने चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप आज कोशिश करेंगे इस स्टेप को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लें, अगर टाइम बचेगा तो मैं सेकंड स्टेप पे चला जाऊंगा। तो जरा गो थ्रू कर लेते हैं ऐसी सेकंड स्टेप को। मैं सिर्फ टर्म्स को यूज करूंगा क्योंकि जब तक ये मैं आपको सिखा नहीं देता इन स्टेप्स को गो थ्रू करने की जरूरत नहीं है। क्यों? आपको समझ नहीं आएगी, क्योंकि एक चीज हमने गो थ्रू ही नहीं की तो हमें स्टेप्स का पता कैसे चलेगा। तो सिर्फ वैसे इनकी हेडिंग्स को देख लेते हैं। सेकंड स्टेप में हम ऑप्टिमैलिटी कंडीशन टेस्ट लगाएंगे। जो स्टार्टिंग सॉल्यूशन है अभी जो स्टार्ट पे है उसी वक्त चेक किया जाएगा क्या ये ऑप्टिमल तो नहीं है, क्योंकि ये अल्टरनेटिव नेचर का एल्गोरिथम है। तो हो सकता है हमारा स्टार्टिंग बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ही ऑप्टिमल हो, तो हमें वहीं स्टॉप कर देना चाहिए। तो अगर वो ऑप्टिमल है तो स्टॉप कर देंगे, अगर ऑप्टिमल नहीं है उसके रूल्स हैं टेस्ट के, वो मैं हम बाद में बताऊंगा। अगर हमें पता चलता है कि ये ऑप्टिमल नहीं है तो फिर हम अगले स्टेप पे जाएंगे, और ये सारी टर्म्स मैं आपको बाद में बताऊंगा, सारी चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे। थर्ड स्टेप पे फिजिबिलिटी टेस्ट लगाएंगे। फिजिबिलिटी टेस्ट को भी पोस्टपोन कर देते हैं। फिजिबिलिटी टेस्ट के बाद अगेन फिर ये प्रोसेस चलता रहेगा, ऑप्टिमैलिटी टेस्ट, फिजिबिलिटी टेस्ट, ऑप्टिमैलिटी टेस्ट, फिजिबिलिटी, जब तक कि ऑप्टिमल नहीं हो जाता। तो अभी अगर आप देखें हमारा मेजर कंसर्न ये फर्स्ट स्टेप पे के ऊपर है। तो फर्स्ट स्टेप करने के बाद मैं इन 4 स्टेप्स पे बाद में वापस आऊंगा। तो अभी आपका ऑब्जेक्टिव है, ये नॉइस आ रही है, कोई कहना चाह रहा है कुछ, या वैसे माइक में प्रॉब्लम है? जी थैंक यू। अच्छा, अब हम स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहला स्टेप हमारा है डिटरमिन अ बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। इसके लिए हमारा ये मॉडल, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके, आई थिंक ये मेरी वॉइस की ही इको आ रही है, चलिए देखते हैं। आपको आसानी से आवाज समझ आ रही है मेरी? यस सर। ओके ठीक है। अभी देखिए सबसे पहला स्टेप है कि इस मॉडल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? इन सारी इनइक्वालिटीज को आपने इक्वालिटीज में चेंज करना है, सारी इनइक्वालिटीज को इक्वालिटीज। एक स्टेप ये तो हो गया कंस्ट्रेंट्स की बात।
जहां तक ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, मैक्स तो एक गार्ड है, उसको तो हटा दें, वो तो जो भी सोल्यूशन निकलेगा हमें मैक्सिमम ही चाहिए होगा। असल में ये है z इक्वल टू 5x1 प्लस 4x2, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है हमारा। इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की राइट हैंड साइड 0 लेके आनी है हमें। तो जाहिर है ये है z इक्वल टू 5x1 प्लस 4x2। मतलब ये है कि हमें इसको, एक ही मेथड हो सकता है कि हम राइट हैंड साइड को सारी उठा के लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएं, उनके साइन चेंज हो जाएंगे, तो राइट हैंड साइड पे क्या रह जाएगा 0। तो आप फर्स्ट स्टेप जो स्टैंडर्ड फॉर्म का है उसमें ये रिक्वायरमेंट है कि आपका जो मॉडल है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में हो। और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहती है, सारी इनइक्वालिटीज इक्वालिटीज में चेंज हो जाएं और ऑब्जेक्टिव फंक्शन की जो राइट हैंड साइड है इक्वल टू राइट हैंड साइड वो 0 होनी चाहिए। तो देखते हैं, अगर आपको इधर ही समझ आ जाती है ठीक है, अदरवाइज मैं व्हाइट बोर्ड यूज करूंगा। ये देखें, आप देख रहे होंगे कि मैंने 5x1 इस साइड पे ले गया, ये z इधर ही रहा लेफ्ट साइड पे, 5x1 जब इधर गया तो -5x1। इसी तरह 4x2 को मैंने इस साइड पे ले जाने, -4x2, और अब राइट हैंड साइड आपकी 0 आ चुकी है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने कहा था कि आपने अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को इस शेप में लेके आना है कि उसकी राइट हैंड साइड 0 हो जाए। दूसरी बात, इनइक्वालिटीज को इक्वालिटीज में चेंज करना। देखते हैं, ये देखें, ये एक कॉमन सेंस है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये लेस है या इक्वल है। अभी मुझे बताइएगा, अगर आपको इधर ही समझ आ जाती है ठीक है, नहीं तो मैं व्हाइट बोर्ड यूज करूंगा। आपकी ये जो फर्स्ट कंस्ट्रेंट है इसको मैं इक्वालिटी में चेंज करने लगा हूं, और आपने देखा ये लेफ्ट हैंड साइड लेस देन और इक्वल टू, यानी इसके दो बिहेवियर्स हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड लेस देन भी है 24 से और इक्वल भी है। तो अगर मैं इसको इक्वालिटी में चेंज करूं तो इधर एक मैं वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवा देता हूं लेफ्ट साइड पे, एक वेरिएबल। इट मींस मैं वेरिएबल इसको बैलेंस करने के लिए कर रहा हूं। ये साइड स्मॉल भी है और इक्वल भी हो सकती है, दोनों। अभी मुझे पता नहीं है ये क्या चीज है, तो इसलिए अगर लेफ्ट साइड पे जैसे देखें ये साइड लाइटर वेट की है तो उसमें कुछ वेट ऐड कर दिया जाए, और कितना वेट ऐड किया जाए मुझे भी पता नहीं है ये कैसे इक्वल हो सकती है। कम से कम ये तो मैं कह सकता हूं वो जितनी भी अमाउंट इसकी लेस है, मैं एक वेरिएबल सपोज कर लेता हूं S1, तो मैं कहता हूं इसमें S1 ऐड कर दिया जाए। तो वेरिएबल की फॉर्म में है, जितना कम होगा उसी की बात हो रही। फर्ज करें ये साइड 5 लेस है, तो ये S1 मैंने वेरिएबल है, जब ऑप्टिमल लेवल पे कुछ पता चलेगा ये S1 का पता चल ही जाएगा हमें। तो S1 व 5 इधर रखूंगा तो ये इक्वल हो जाएगी। और फर्ज करें ये ऑलरेडी इक्वल है तो ये S1 0 होगा। तो मींस दोनों सूरतों में ये S1 एक मैथमेटिकल अटेम्प्ट है। मैथमेटिकल अटेम्प्ट क्या है कि आपने कहा कि इस लेफ्ट साइड क्योंकि स्मॉल भी है और इक्वल भी है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवा दो और ऐड कर दो लेफ्ट हैंड साइड के पोर्शन के अंदर। तो ऐड करने से वो जो इम्बैलेंस था वो बैलेंस हो गया। अगर तो ये लेस है, हमें जब तक हमें x1 और x2 की वैल्यूज का नहीं पता चलता हम नहीं कह सकते कितना लेस है, लेकिन हमें ये तो पता है कि ये लेस भी हो सकती है और इक्वल भी। इसलिए हमने एक वेरिएबल ऐड कर दिया लेफ्ट हैंड साइड पे कि ये जितनी भी कम होगी वो S1 होगा, अगर कम नहीं होगी इक्वल ही होगी तो S1 0 होगा। तो बताएं ये सेंसेबल स्टेटमेंट कुछ सेंस बनती है इसकी या नहीं, बताइएगा। यस सर। अब आपने क्या करना है, जितनी इनइक्वालिटीज आएंगी लेस देन इक्वल टू, तो आपने लेफ्ट साइड पे एक वेरिएबल ऐड कर देंगे तो वो इक्वालिटी में चेंज हो जाएगा। तो इसी तरह दूसरी भी आप कर सकते हो। और अगर ग्रेटर देन कंस्ट्रेंट होती फिर क्या सेंस बननी थी, कोई गाइड करेगा प्लीज? राइट साइड पे जाके करते नहीं, राइट साइड पे माइनस, राइट साइड उसी तरह रखनी है। एक्सक्यूज मी, लेफ्ट हैंड साइड पे इसी S1 को माइनस कर सकते हैं, वो जितनी सर अमाउंट माइनस कर देते हैं। तो माइनस S1 किया जा सकता है। यस सर, नेगेटिव। तो वो आगे जाके प्रॉब्लम आएगा, लेकिन अभी क्योंकि ये सारी कंस्ट्रेंट्स लेस देन है तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आने के लिए क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने हर एक कंस्ट्रेंट में एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करूंगा। जरा देखिएगा, ये देखें सेकंड, नो इश्यू, बताइएगा। नो सर। राइट, थर्ड को ले S3 इंट्रोड्यूस करवा दिया, लास्ट पे आपने S4 इंट्रोड्यूस करवा दिया। अब आपके वेरिएबल्स
पहले 2 वेरिएबल प्रॉब्लम था, अब 4 वेरिएबल और इंट्रोड्यूस हो गए हैं जो कि आपने इनइक्वालिटीज को इक्वालिटी में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये अब ये प्रॉब्लम 6 वेरिएबल्स का बन चुका है। तो वो क्योंकि ये लीनियर प्रोग्रामिंग है तो 6 के 6 वेरिएबल्स आपके पॉजिटिव होने चाहिए। अब आपकी ये कंस्ट्रेंट, ये इम्प्लिसिट कंस्ट्रेंट ये बन जाएगी। तो आई थिंक स्टैंडर्ड फॉर्म एलपी मॉडल का कोई इश्यू नहीं है। जस्ट क्या करना है, ये जो जी है ये सारी टर्म्स आपने लेफ्ट साइड पे ले जानी है और राइट साइड पे इक्वल हो जाएगा। ये आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन के साथ करेंगे और जो मॉडल है उसमें जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो सारी लेस देन इक्वल टू हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड पे एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवा के उसको इक्वल किया जा सकता है। और ये अब देखें सारी की सारी कंस्ट्रेंट्स इक्वालिटीज में कन्वर्ट हो गई। ये जो फॉर्म है ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है एलपी मॉडल की। तो यहां तक बताइए, अगर मैं आपको कोई भी अभी मॉडल दूं तो आपकी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म इजीली बना सकते हो। ऑब्जेक्टिव फंक्शन को राइट हैंड साइड से चीजों को उठा के लेफ्ट पे लेके जाने, राइट हैंड साइड इक्वल टू 0, और सारी इनइक्वालिटीज में अगर वो लेस देन कंस्ट्रेंट है एक एक वेरिएबल ऐड कर देना है, और लास्ट पे इम्प्लिसिट कंस्ट्रेंट में सारे वेरिएबल्स को पॉजिटिव डिक्लेयर कर देना है। आई थिंक यहां तक कोई इशू नहीं होना चाहिए। ये बताइएगा प्लीज। नो सर। थैंक यू। अब आपने जी 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 बोले। सर क्लियर है अच्छा, यहाँ तक। अब आपने स्टार्टिंग बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन अभी कैलकुलेट करना है। ये सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म लेके आने पे ही हो सकता था, तो पहले आपने अपने एलपी मॉडल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए हो। अब हमने स्टार्टिंग बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है। एक और बात, इस अलजेब्राइक मेथड में हमने इस सारे डेटा को मैट्रिक्स में लेके जाना है। मैट्रिक्स आपने पढ़ी होंगी, कॉलम और रोज। तो जब कॉलम और रोज बनानी है तो हमें इसको एक रीशेप देनी होगी ताकि हम डेटा आसानी से उस टेबल में या मैट्रिक्स के अंदर पुट कर सकें। वो क्या होता क्या है, ये देखें, ये x1 कॉलम है। अगर मुझे मैट्रिक्स में अगर डेटा लेके जाना है तो मुझे x कॉलम एक ही लाइन में रखना होगा। ये x2 कॉलम है, इसको अलाइन करना होगा वर्टिकल। ये S1 नीचे S2 S3 डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, तो यहां पे प्रॉब्लम आ रहा है, इसको रीएडजस्ट करना है। ये S1 है, अगर नीचे भी S1 होता तो हम उसको अलाइन करते, अदरवाइज ये अकेला S1 है और इन तीनों में S1 नहीं है, मींस इन सबको शिफ्ट करना होगा आगे। सिर्फ S1 कॉलम होगा जो पहले में है और बाकी में मिसिंग। तो इसी तरह सेकंड में S2 आप इस तरह से देख सकते हो। आई थिंक अगर आपके माइंड में मैट्रिक्स हो तो एक रीजनेबल चॉइस है, आपको इस तरह की अरेंजमेंट करनी होगी। वो ये कि ये देखें वही चीज है, मैंने कोई चेंज नहीं की, मैंने सिर्फ मैट्रिक्स में इसको लेके जाना है, तो उसके लिए इनकी अरेंजमेंट सिर्फ शिफ्ट की है। x1 कॉलम, x2 कॉलम, S1, आगे कहीं S1 नहीं है तो इसको ब्लैंक छोड़ दें। सेकंड वेरिएबल, सेकंड कॉलम आएगा S2, ऊपर और नीचे ब्लैंक्स है। ये थर्ड S1 ब्लैंक्स। तो आई थिंक जो मैट्रिसेस कर चुके हुए हैं तो वो उनको पता होगा कि ये एक रीजनेबल चॉइस है। इस अरेंजमेंट को करेंगे तो आपका आसानी से डेटा टेबल के अंदर चला जाएगा, मैट्रिक्स के अंदर चला जाएगा। कोई इश्यू तो नहीं है, बताइएगा। नो सर। तो अब आपने सबसे पहला पॉइंट अब आएगा कि आपने स्टार्टिंग बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन लेके आना है। अब आपको टर्म्स की समझ आएगी जो मैंने यूज की थी, बेसिक और नॉन बेसिक, दोनों का पता चल जाएगा। फिजिबिलिटी जरा आगे जाके कहीं थर्ड और फोर्थ लेक्चर में जाके फिजिबिलिटी भी क्लियर हो जाएगी, बेसिक का भी पता चल जाता है। देखें, ये अब सिंप्लेक्स एल्गोरिथम का एक पार्ट मैं बताने लगा हूं। सिंप्लेक्स एल्गोरिथम का एक स्टेप है कि आपने सबसे पहले आपके डिसीजन, शायद आपको याद होगा, आपके इस प्रॉब्लम के एक्चुअल वेरिएबल्स कौन से हैं, कोई बताएगा? इस प्रॉब्लम में एक्चुअल वेरिएबल्स कौन से? x1 x2 x1 और x2, और जो दूसरे वेरिएबल्स है ना S1 S2 S3 S4, वो आपने इक्वालिटीज के लिए बोरो किए हैं। अदरवाइज आपके एक्चुअल वेरिएबल्स x1 और x2 हैं। ये जो एक्चुअल वेरिएबल्स हैं लीनियर प्रोग्रामिंग में इनके लिए टर्म यूज करते हैं। ये आइंदा मैं वही टर्म यूज करूंगा, आपने याद रख लेना है। इनको कहते हैं डिसीजन वेरिएबल्स, यानी जो आपका मॉडल है, जो उसके 2 वेरिएबल प्रॉब्लम था और आपका मॉडल ही x1 और x2 वेरिएबल का था, तो उन वेरिएबल्स को डिसीजन वेरिएबल्स कहते हैं।
जो एलपी मॉडल के ओरिजिनल वेरिएबल्स होते हैं। तो आप, और ये जो S1 S2 S3 जो इक्वालिटीज के लिए लेके आए हैं, इनके लिए भी एक टर्म यूज होती है, उसको कहते हैं स्लैक वेरिएबल्स। स्लैक आएगा S L, बोर्ड पे जाने के लिए थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, SLACK, स्लैक, SLACK, स्लैक वेरिएबल। क्योंकि सर कौन जी कौन से ये वेरिएबल्स हैं? S1 S2 S1 S2 जो हमने इक्वालिटीज के लिए वेरिएबल्स लिए उनको हम कहेंगे स्लैक वेरिएबल्स। और जो आपके X1 और X2 हैं जो ओरिजिनल वेरिएबल्स थे, उनकी टर्म को हम कहते हैं, उनको हम कहते हैं डिसीजन वेरिएबल्स। तो डिसीजन वेरिएबल्स और स्लैक वेरिएबल्स, ये चीज क्लियर है। अब पहला स्टेप क्या कहता है? सिंप्लेक्स मेथड से जब हम स्टार्ट करने लगे, आपको याद है ये लिखा हुआ है डिटरमिन स्टार्टिंग बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। तो ये कैसे फाइंड आउट करना है? ये फाइंड आउट ये करना है, आपके जो डिसीजन वेरिएबल्स हैं जितने भी हों, अभी ये 2 वेरिएबल हैं X1 और X2, अगर 10 वेरिएबल्स भी होते, सब के सब को हमने 0 एज्यूम कर देना है। ये सिंप्लेक्स एल्गोरिथम का एक फर्स्ट स्टेप है कि सिंप्लेक्स एल्गोरिथम चलता ही इसी तरह है कि उसके स्टार्टिंग पे आपने जो आपके डिसीजन वेरिएबल्स हैं उनको क्या एज्यूम करना है? 0 एज्यूम करना है उनकी वैल्यूज को। तो मैंने अभी, याद होगा आपको कहा था, ऐसे वेरिएबल जिनकी वैल्यूज 0 होती हैं उनको क्या कहते हैं? क्या बेसिक बेसिक नॉन बेसिक। आपने टर्म याद रखनी है, नॉन बेसिक। तो इट मींस मेरा फर्स्ट स्टेप पता क्या है? अपने डिसीजन वेरिएबल्स को नॉन बेसिक बना देना, बाय फोर्स एज्यूम कर लेना, सपोज कर लेना। तो पहला स्टेप क्या हुआ सिंप्लेक्स मेथड का? अपने डिसीजन वेरिएबल्स को आपने नॉन बेसिक बना देना है, यानी इनको क्या कर देना है? 0 एज्यूम कर लेना है। और जो इधर से ये जीरोस वैल्यूज पुट करनी है अपने मॉडल के अंदर, जो उधर से सॉल्यूशन निकलेगा उनकी वैल्यू 0 नहीं होंगी, नॉन जीरोस होंगी। तो वो क्या कहलाएंगे? ये तो नॉन बेसिक हो गए, वो बेसिक नॉन जीरो बेसिक बेसिक वेरिएबल्स हो जाएंगे। तो इसका मतलब है नॉन बेसिक आपने डिसीजन वेरिएबल्स को एज्यूम किया और आपको मिलेंगे क्या? बेसिक वेरिएबल्स। बाद में मैं ग्राफ के साथ बताऊंगा कि ग्राफ को भी साथ साथ लेके जाऊंगा। आपको याद होगा, आप असल में ग्राफ का जो ओरिजिन होता है, ओरिजिन, उसमें X1 और X2 क्या होते हैं? 0 0 असल में अगर हम उसी ग्राफ के ऊपर सिंप्लेक्स मेथड अप्लाई करें तो हम ओरिजिन को पहला सॉल्यूशन मान रहे हैं, और वो है स्टार्टिंग बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। वो ओरिजिन को सॉल्यूशन नहीं मान रहे, ओरिजिन को 0 पुट किया है। तो वो उसके साथ में मैं रिलेट करूंगा। अभी फिलहाल इतना देखें कि हम डिसीजन, ये हमेशा ऐसे ही करना है। जब भी हम सिंप्लेक्स मेथड अप्लाई करेंगे तो पहला स्टेप होगा, जब आपका मॉडल स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा तो अगला स्टेप होगा स्टार्ट डिटरमिन करना है आपने स्टार्टिंग बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। और उसमें करना कैसे है? हमने एज्यूम करना है डिसीजन वेरिएबल्स को नॉन बेसिक, और वहां से वो नॉन बेसिक इधर पुट करेंगे और यहां से निकलेगा स्टार्टिंग बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, जो स्टेप पार्ट डिमांड कर रहा है। स्टेप पार्ट कह ही रहा है स्टार्टिंग बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। तो ये कैसे निकलेगा? अपने डिसीजन वेरिएबल्स को नॉन बेसिक बनाएं और सिस्टम के अंदर पुट करें, वहां से जो बेसिक सॉल्यूशन निकलेगा वो कहलाएगा आपका स्टार्टिंग बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। आई थिंक आपको समझ आ गई होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूं। फिर रिपीट करता हूं, हमने डिसीजन वेरिएबल्स को 0 एज्यूम करना है और ये मॉडल के अंदर पुट करना है, और मॉडल के अंदर जो सॉल्यूशन हमें मिलेगा वो बेसिक मिलेगा, उसको हम कहेंगे स्टार्टिंग बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। तो आप कह सकते हो, आपने जो फर्स्ट स्टेप में डिटरमिन करना था स्टार्टिंग बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, मॉडल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए, X1 X2 को 0 पुट किया, और जो अंदर से सॉल्यूशन निकलेगा वो आपका स्टार्टिंग बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन होगा। जरा देखते हैं स्लाइड क्या कहती है। अभी देखें, टू फाइंड स्टार्टिंग बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन take decision variables X1 X2 as non-basic variables, that is X1 equal to 0, X2 equal to 0। ये आपने सपोज किया, put these values in the model and we will get, और मैंने कहा था इसके अंदर से क्या निकलेगा जब हम ये पुट करेंगे? S1 S2 S3 स्लैक वेरिएबल्स की वैल्यू आ जाएगी ना। हमने क्लास नेम कहना है, हमें बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकलेगा, वो स्टार्टिंग होगा।
राइट, क्योंकि नॉन जीरो देखते हैं और z को भी देखते हैं कि z भी देखते हैं कि क्या स्टार्टिंग निकलती है और सोल्यूशन भी देखते हैं। ये देखें, मैंने जब x1 x2 इसमें पुट किया तो z क्या आएगा 0, मैंने x1 x2 इसमें पुट किया तो s1 क्या आएगा 24, 24 x1 x2 0 पुट करें तो दूसरे में क्या आएगा s2 6, x1 x2 0 पुट करें s3 इक्वल टू 1 और x2 0 पुट करें s2 इक्वल टू 2। तो ये है आपका वो स्टार्टिंग बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। स्टार्टिंग इसलिए कि पहला सॉल्यूशन है, बेसिक इसलिए कि देखें सारी वैल्यूज नॉन जीरो से, फिजिबल इसलिए कि सारी वैल्यूज पॉजिटिव है। तो आई थिंक वो जो टर्म्स थी ना ये वाली बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, ये भी आपको पता चल गया होगा। तो आपका ये जो सॉल्यूशन निकला है ये वाला, वो ऑप्टिमल वैल्यू तो जीरो है, सॉल्यूशन आपका ये है। तो इट मींस आप यहां से कह सकते हो कि आपका पहला स्टेप क्या है कि डिसीजन वेरिएबल्स को नॉन बेसिक बनाओ, तो स्लैक वेरिएबल्स का जो सॉल्यूशन निकलेगा वो आपका स्टार्टिंग बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है। कह सकता हूं इस तरह से मैं? यस Yes, sir. राइट। तो अब हम इसी ये फर्स्ट स्टेप हमारा आ चुका है, इसको हमने अब मैट्रिक्स में डेटा को प्लेस करना है। और वो देखें ये फर्स्ट स्टेप अभी कंप्लीट नहीं हुआ, सेकंड स्टेप पे हम बाद में जाएंगे। अभी फर्स्ट स्टेप के लिए हमने वर्किंग कर ली है, अब जस्ट डेटा उसके अंदर लेके जाना है मैट्रिक्स में। ये मैंने कह दिया स्टार्टिंग बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। और इसके लिए क्या था, इनिशियली हमने S1 S2 S3 को क्या बनाया बेसिक, ये देखें बेसिक है। और डिसीजन वेरिएबल्स को क्या अज्यूम किया हुआ है नॉन बेसिक हैविंग जीरो वैल्यूज। मेरे ख्याल में क्लियर हो चुका होगा। अब हमने इसको एक टेबल के अंदर प्लेस करना है, इसको मैट्रिक्स कह लें जो भी कह लें। जितने भी वेरिएबल्स हैं, टोटल वेरिएबल्स आपको कहां से नजर आएंगे? वैसे अगर आपके पास ये मॉडल है, मैं कहूंगा ऑल पॉसिबल वेरिएबल्स कौन से हैं, कहां से देखेंगे आप? 6 है। ये जो लास्ट कंस्ट्रेंट है ये आपको बता रही है ये टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स है। तो ये 6 के 6 वेरिएबल्स आपने इधर कॉलम में प्लेस कर देने हैं। ये x1 है, x1 इधर लिखिए, सेकंड x2, x2 कॉलम, s1 s2 s3 ये देखें आपने इधर प्लेस कर देने हैं। x1 x2 s1 कॉलम, s2 s3 s4, तो टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स को इधर प्लेस कर देने। ये जो मैंने एक कॉलम बनाया हुआ है इसको आपने सॉल्यूशन कॉलम कहना है, और एक कॉलम लेफ्ट हैंड साइड पे है, इसको मैंने बेसिक कॉलम कहना है। तो ये टेबल बनाने का एक ये है कि सारे वेरिएबल्स को, इसका मतलब है जितने वेरिएबल्स होंगे उतने कॉलम्स इधर आ जाएंगे। ये सॉल्यूशन कॉलम और बेसिक कॉलम तो ऑलवेज ऐसे ही चलेगा, हर दफा सॉल्यूशन कॉलम एक होगा और लेफ्ट साइड पे बेसिक कॉलम होगा। लेकिन जो मैट्रिक्स के अंदर जो मैंने वेरिएबल्स हैं ये डिपेंड करेगा प्रॉब्लम कितने वेरिएबल्स के, और उसमें टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स स्टैंडर्ड फॉर्म जब बनाई थी तो कितने आए थे। आई थिंक अब आप मुझे ये बताएं, ये जो बेसिक सॉल्यूशन है वो क्या था, जरा कोई रिपीट करेगा? बेसिक सॉल्यूशन को अगर मैं आपसे पूछूं क्या है, जरा उनकी वैल्यूज बताएं, वेरिएबल नेम और उसकी Other वैल्यू। than zero values. नहीं, आप वेरिएबल नेम बताएं और उसकी वैल्यू भी बताएं। वेरिएबल नेम और S1 और 24। हाँ यस, एक मिनट यहीं रुकिएगा। पहला बेसिक वेरिएबल है S1 और उसकी वैल्यू क्या है 24। आपने उन बेसिक वेरिएबल्स को इधर वेरिएबल नेम इधर लिखने और उसकी जो वैल्यू है वो सॉल्यूशन कॉलम में लेके आनी है। ये देखिए आपको नजर आ रहा है S1 इक्वल टू 24। तो ये देखिए ये मैंने वैल्यू प्लेस कर दी। अभी मैं आपको टेबल के अंदर डेटा प्लेस करने का बता रहा हूँ, कैलकुलेशन अभी हमने शुरू नहीं की। टेबल के अंदर कैसे डेटा लिखें, बेसिक S1 इक्वल टू 24, इधर क्या आएगा S2 S2 6 इस टाइम पे, इधर क्या 6 आएगा 6। गुड। S2 6, S3 1, S4 2। तो आपको बेसिक सॉल्यूशन टेबल के अंदर प्लेस करना आ जाना चाहिए, कोई इश्यू तो नहीं है।
बताइएगा। No, sir. No, sir. यहाँ पे आपने z इक्वेशन लेके आनी है। आपकी z की वैल्यू इनिशियली क्या है? Zero. जीरो। तो आप इधर 0 लिखोगे। ठीक है, ये मैंने एक सेपरेट रो ली हुई है, z इक्वल टू 0। कुछ नॉइज आ रही है, आप प्लीज ऐसा किया करें, आंसर देने के बाद, क्वेश्चन करने के बाद माइक ऑफ कर लिया करें। हो सकता है वो सराउंडिंग में कोई नॉइज हो। जैसे ही आपने बोलना है माइक ऑन कर लें और आंसर देने के बाद माइक फौरन ऑफ कर लें जी। तो z इक्वल टू 0। अब आपने z लिखनी है और z कौन सी है? ये जो कोएफिशिएंट्स हैं, x1 के साथ कौन सा कोएफिशिएंट है? -5। इट मींस x1 के नीचे -5 आएगा। x2 के नीचे क्या? x2 का कोएफिशिएंट है -4, तो इसके नीचे आप आएगा -4। और ये जो s1, s2, s3, s4 है, इसमें मिसिंग है। मिसिंग नहीं है, आप समझ लें वो मौजूद है, लेकिन इनके कोएफिशिएंट्स क्या है? 0। उनके कोएफिशिएंट्स को हम क्या लेंगे? 0। तो आप देखें z कैसे पुट किया आपने, ये देखिए। अब z आपने सिंपली ऐसे प्लेस करना है कि ये जो x1 का कोएफिशिएंट है वो x1 के नीचे, x2 का, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन की बात कर रहा हूं जिसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आ चुके हुए हैं। तो x1 के साथ जो कोएफिशिएंट था, ये z रो के अंदर x1 के नीचे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जो x2 का कोएफिशिएंट है उसको इस z रो के अंदर x2 के नीचे, और इसमें जो मिसिंग है उनके कोएफिशिएंट आपने जीरोस प्लेस कर देना। आई थिंक कोई भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आने के बाद इस रो के अंदर फिल किया जा सकता है, कोई इशू तो नहीं? जी बताइए। नो इश्यू सर। ठीक है, थैंक यू। अब सेम इसी तरह आपने इन कंस्ट्रेंट्स के डेटा को भी इधर फिल करना है। तो आप देख सकते हो ये जो रो है S1, तो आपका x1 का कोएफिशिएंट इधर आएगा 6 यस सर। x2 का 4 आएगा तो और आप s का 1 आएगा। और देन 1 आएगा। आप कह सकते हो, जरा देखिएगा, 6 4 और इधर क्या 1 आएगा? 1 1 0 0 0 0 जब मिसिंग है वो 0 0 है। गुड, ये आ जाएगा। ये देखिए ये डेटा। और दूसरी रो बताइएगा क्या आएगा? 1 1 2 0 1 0 0 नो नो, दोबारा से 1 1 2 0 0 1 1 0 0 0 गुड 0 0। थैंक यू। और नेक्स्ट इसमें क्या आएगा? -1 -1 1 1 0 0 -1 0 0 1 1 0 0 1 1 0। ठीक है, आपको एक आइडिया हो चुका है। और इसके अंदर यहाँ पे क्या आएगा? 0 1 0 0 0 0 1 1 इट मींस आपको ये रूल्स पता चल चुके हैं कि डेटा को मैट्रिक्स में कैसे लेके आना है। मैं इसको, वो स्टूडेंट्स जो थोड़ा सा, जरा माइक ऑफ कर ले सारे प्लीज, माइक ऑफ कर ले प्लीज, माइक ऑफ कर ले प्लीज। अच्छा, जिन, इसको मैं एक दफा रिपीट कर देता हूं ताकि मेमोरी कुछ स्टूडेंट्स की रिफ्रेश हो जाए। मैं सारी चीजें दोबारा करके देखने लगा। सबसे पहले आपने ये जो सेट है इधर प्लेस कर देना 6 वेरिएबल्स, एक सॉल्यूशन कॉलम लेना है और इसको बेसिक कॉलम बना देना है। और इधर बेसिक वेरिएबल्स S1, ये वैल्यू S1 इधर आएगा, 24 इधर आएगा। दूसरा S2 6, S3 1, S4 2, ये आपका डेटा आ गया। और Z क्या है? 0, ये Z 0 वो इधर प्लेस हो गए सॉल्यूशन कॉलम में। बाकी Z के अंदर जो इसके कोएफिशिएंट्स हैं -5 -4 0 0 0, ये आपके इधर आ जाएंगे। और ये जो कंस्ट्रेंट्स हैं, फर्स्ट कंस्ट्रेंट 6 4 1 0 0 0, ये आ गई। सेकंड कंस्ट्रेंट 1 2 0 1 0 0, -1 1 0 0 1 0, 0 1 0 0 0 0 1, ये आपके पास डेटा आ गया। इट मींस आपका
पहला जो था स्टार्टिंग बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, वो जो आप कैलकुलेट करके आए थे वो टेबल के अंदर भी आप देख सकते हो। तो कैसे टेबल के अंदर कैसे देखोगे? मैं अगर आपसे पूछूं स्टार्टिंग बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन क्या है, आप कहोगे ये सारे वेरिएबल्स की कलेक्शन और इनकी ये वैल्यूज, ये है स्टार्टिंग बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। मींस S1 24, S2 6, S3 1, S4 2, और मैं कहूं ये तो है स्टार्टिंग सॉल्यूशन। तो स्टार्टिंग वैल्यू क्या है? जाहिर है ऑब्जेक्टिव फंक्शन की स्टार्टिंग वैल्यू वो क्या है? z इक्वल टू 0। तो ये आपकी ऑप्टिम जो वैल्यू है z की वैल्यू वो ये है, और ये आपका स्टार्टिंग सॉल्यूशन। आई थिंक यहां तक सबको समझ आ गई होगी कि स्टार्टिंग बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन टेबल के अंदर भी देखा जा सकता है। कोई इश्यू तो नहीं है? बताइएगा प्लीज। नो सर, क्लियर है। ठीक है, No, sir. अब आपका सेकंड स्टेप शुरू होने जा रहा है। उससे पहले कुछ चीजें याद रखनी है आपने। ये प्रॉपर्टीज हैं जिनको मेंटेन करना है। आपके सामने डेटा है। अब मैं अगर आपसे कहूं प्लीज मुझे स्टार्टिंग सॉल्यूशन कौन सा है, यानी बेसिक वेरिएबल्स आपको पता होना चाहिए कौन से हैं। मैं जैसे ही पूछूं बेसिक वेरिएबल्स, आपको फौरन आंसर करना चाहिए। बेसिक वेरिएबल्स कौन से हैं? S1, S2, S3. S1, S2, S3. D, S1, S2, S3, S4. यस। और अगर मैं पूछूं नॉन बेसिक वेरिएबल्स कौन से हैं? 24, 6, 1, 2. नो 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 नो, नॉन बेसिक वेरिएबल नेम्स, Sir, G. Z. नॉन बेसिक वेरिएबल्स। जीरो X1, X2. x1 x2 आपके वेरिएबल्स ही 6 हैं। 4 वेरिएबल्स को तो आपने कह दिया बेसिक वेरिएबल्स, और बेसिक वेरिएबल्स कौन से हैं? S1, S2, S3, S4। अब आपने याद रखना है जब भी मैं बेसिक वेरिएबल्स कहूं आपको पता होना चाहिए कैसे। अच्छा, आपको डिसीजन कैसे लेना है कि ये बेसिक, क्योंकि ये बेसिक वेरिएबल्स और नॉन बेसिक वेरिएबल्स ने सिंपलेक्स मेथड में चेंज होते रहना है। तो कहां से पता चलेगा कि इस वक्त करंटली कौन से बेसिक है और कौन से नॉन बेसिक? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर, अगर वैल्यू उनकी 0 से ज्यादा होगी तो वो बेसिक होंगी, अगर 0 होगी तो वो नॉन बेसिक होंगी। हाँ, कह सकते हैं, बिल्कुल। अच्छा, मैं अभी ये कह रहा हूं आपकी ये जो डेटा आपका बड़ा हुआ है इसको फर्स्ट आइट्रेशन कह सकते हो। माइक ऑफ कर ले प्लीज। आपका ये जो डेटा मैट्रिक्स के अंदर नजर आ रहा है इसको आप फर्स्ट आइट्रेशन कह लें। कुछ लोग इसको आइट्रेशन 0 भी कह लेते हैं, स्टार्टिंग आइट्रेशन है, लेकिन आप फर्स्ट भी कह सकते हो, नो इशू है। स्टार्टिंग आइट्रेशन तो आप जैसे एरे को 0 से भी लेके जा सकते हैं, कुछ लोग 1 के लिए भी शुरू कर लेते हैं। तो ये आपकी स्टार्टिंग आइट्रेशन है, आइट्रेशन 1 कह लेता हूं मैं इसको। आइट्रेशन 1 में बेसिक वेरिएबल्स और नॉन बेसिक वेरिएबल्स इस वक्त क्या है, और जब इसकी सेकंड आइट्रेशन अगली आएगी तो बेसिक और नॉन बेसिक चेंज हो जाएंगे। आपको कैसे पता चलेगा कि इस वक्त करंटली कौन से बेसिक है कौन से नॉन बेसिक? वो आपने भी सीखना है। तो अभी आपने क्या सीखना है कि करंटली टेबल को देख के कैसे बताएंगे हम कि कौन से बेसिक वेरिएबल्स हैं कौन से, और कौन से नॉन बेसिक। अब देखें, एक बड़ा सिंपल सा रूल है। ये बेसिक लिखा हुआ है, ये इसके नीचे जो वेरिएबल्स हैं 4, ये बेसिक के नीचे लिखे हुए हैं, यही बेसिक वेरिएबल्स होंगे। अगर मैंने आपसे कहूं इस वक्त आइट्रेशन 1 में, आइट्रेशन 1 क्या कह रही है कि बेसिक वेरिएबल्स कौन से हैं, आपने इस टेबल के इस पोर्शन को देख के बताना है। जी की बात नहीं करनी, वो तो वैल्यू है, सॉल्यूशन की बात होने लगी वेरिएबल्स की। ये जो वेरिएबल्स हैं जो बेसिक कॉलम के अंदर है ये कहलाते हैं बेसिक वेरिएबल्स। तो जब भी मैं आपसे पूछूं बेसिक वेरिएबल्स कौन से हैं, आपने इधर से देख के बताना है, और इधर से देख के ही पता चलेगा नॉन बेसिक वेरिएबल्स कौन से हैं। और नॉन बेसिक वेरिएबल पता कौन से होते हैं? जो इस सेक्शन के अंदर मिसिंग है, मौजूद नहीं है, वो नॉन बेसिक होंगे। तो बेसिक और नॉन बेसिक का क्राइटेरिया क्या रखेंगे? जो इस सेक्शन के अंदर है वो बेसिक वेरिएबल्स हैं, जो इस सेक्शन के अंदर नहीं है वो नॉन बेसिक है। कैसे पता चलेगा इसमें कौन से वेरिएबल्स नहीं है? कोई बताएगा? लास्ट वाली column कंस्ट्रेंट देख देखते लें। हैं। ई नॉन बेसिक है। सर, बेसिक वेरिएबल्स तो नजर आ रहे हैं, मैं कह रहा हूं कौन से वेरिएबल्स नजर नहीं आ रहे इस सेक्शन में? सर फर्स्ट रो में से X1, देखेंगे ना वहां पर। X1 और X2 अच्छा, X1, X2 एक मिनट, माइक ऑफ करें,
माइक ऑफ करें, मैं बताता हूं फिर आपने दे। मैं आपको जनरल रूल बताने लगा हूं इसलिए। अभी एक आवाज आई थी x1 और x2। यस, आपके मिसिंग वेरिएबल्स x1 और x2 हैं, जबकि जो नजर आ रहे हैं वो S1, S2, S3, S4 है। जो नजर आ रहे हैं सेक्शन में वो बेसिक वेरिएबल्स हैं, जो नजर नहीं आ रहे वो नॉन बेसिक हैं। कौन डिसाइड करेगा कि कौन से मिसिंग है? अभी तो आपने कहा x1 और x2, मैं कहता हूं x1 और x2 और x3। मुझे कैसे ये देखने के लिए हमें देखना होगा कि टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स कौन से हैं, वो बताएंगे कौन से वेरिएबल प्रेजेंट है और कौन से मिसिंग है। तो ये देखिएगा टोटल वेरिएबल इस ये नजर आ रहे हैं, आप माइक ऑफ कर दे प्लीज। टोटल वेरिएबल्स ये आपको इधर नजर आ रहे हैं, इन्होंने अपनी जगह नहीं छोड़नी, ये एंड तक यही रहेंगे। इस सेक्शन में कोई वेरिएबल आएगा, कोई चला जाएगा, ये सेक्शन चेंज होता रहेगा, ये कभी नहीं चेंज होगा, ये यही रहेगा। तो इसका मतलब है टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स मैंने किसी टाइम भी देखना हो, मुझे ये इस टेबल की फर्स्ट लाइन में देख सकता हूं x1, x2, s1, s2, s3, s4, ये टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं। और साफ नजर आ रहा है ये वेरिएबल्स इधर प्रेजेंट है और इसमें मिसिंग कौन से हैं, ये वाले, ये मिसिंग है। तो अब मैं कह सकता हूं ये वेरिएबल्स कौन से हैं, बेसिक, और ये वेरिएबल्स कौन से हैं, नॉन बेसिक। नॉन बेसिक। अब आपको बेसिक और नॉन बेसिक आपने इस तरह से चलना है जिस तरह से मैंने अभी आपको सिखाया है। मैं आपसे पूछूं इस वक्त करंटली कौन से बेसिक वेरिएबल्स हैं, आपने इधर देखना है और मुझे कह देना ये बेसिक वेरिएबल्स। मैं कहूंगा नॉन बेसिक कौन से वेरिएबल्स हैं, आपने इनको इधर देख के इनको निकाल के इनके अलावा जो मौजूद हैं वो आपके नॉन बेसिक वेरिएबल्स हैं। कोई इशू तो नहीं है, यहां तक समझ आ गई? जी, अब आपने ये चीज जहन में रखनी है, बेसिक वेरिएबल्स, नॉन बेसिक। अब प्रॉपर्टीज क्या है फर्स्ट आइट्रेशन की, मैंने अभी सॉल्व करना शुरू नहीं किया, लेकिन मुझे अभी फर्स्ट आइट्रेशन में ही कुछ चीजें बतानी है आपको। एक तो आप ये सीख चुके हो कि इस आइट्रेशन में बेसिक वेरिएबल्स कौन से हैं, और आप ये भी सीख चुके हो कि इस आइट्रेशन के नॉन बेसिक वेरिएबल्स कौन से हैं। और तीसरी चीज जो सीखने जा रहे हैं वो ये है, ये जो बेसिक वेरिएबल्स हैं इनके कोएफिशिएंट z में क्या नजर आ रहे हैं आपको? 0 0 जीरोस। तो आप समझ लें कि सिंप्लेक्स मेथड की ये रिक्वायरमेंट है कि आपके जो बेसिक वेरिएबल्स होते हैं उनकी वैल्यूज z रो में, जीरो में इसलिए नहीं कहता जीरो, कई दफा ऐसा लगता है जीरो कह रहा हूं, तो जीरो को मैं जीरो कहने की बजाय z रो भी कह दिया करूंगा, या मैं पॉज लेके कहूंगा जीरो। अगर तेजी से कहूंगा जीरो तो लगेगा जीरो नहीं कह रहा हूं, जीरो कह रहा हूं। जरा नोट कीजिएगा, मैं कहना ये चाह रहा हूं बेसिक वेरिएबल्स के अंडर वो जो कॉलम है, ऊपर के कॉलम की बात कर रहा हूं, z इक्वेशन में बेसिक वेरिएबल्स के अंडर जीरोस कोएफिशिएंट होने चाहिए। ये कोएफिशिएंट्स हैं, ये क्या होने चाहिए? जीरोस, हमेशा यही होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं है इट मींस आप कोई गलती कर रहे हो। तो आप देख सकते हो ये बेसिक वेरिएबल्स हैं, इन बेसिक वेरिएबल्स को कॉलम में देखें और इन कॉलम के नीचे z रो में कोएफिशिएंट्स क्या है? जीरोस। नोट किया ये पॉइंट? बताइएगा। सर, और इस पॉइंट को आपने लाइफ टाइम याद रखना है। ये ऐसा पॉइंट है जो लाइफ टाइम याद रखना है। वो मैंने क्या कहा है आपके जी, सॉरी जी, मैंने कहा रिपीट कर दें एक दफा। रिपीट ये कर रहा हूं, इस वक्त आपके जो बेसिक वेरिएबल्स हैं वो है S1, S2, S3, S4। वो जो ऊपर टोटल वेरिएबल्स की लिस्ट है उनमें जो बेसिक वेरिएबल्स हैं उनके अंडर Z रो में जो कोएफिशिएंट्स हैं वो जीरोस होने चाहिए। तो आप देखें ये बेसिक वेरिएबल्स, और इन बेसिक वेरिएबल्स को टॉप पे देखें और उनकी z इक्वेशन में कोएफिशिएंट्स क्या हैं? जीरोस। फॉलो किया पॉइंट? यस सर। एक मिनट वेट। ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया? यानी मैं अगर आपसे कहूं कि आप चेक करें कोई गलती तो नहीं है, आपने साइटेशन को चेक करना है कि आपके बेसिक वेरिएबल्स क्या हैं, वो बेसिक कॉलम बता देगा, वो है S1, S2, S3, S4।
अब आपने टॉप लाइन जो टोटल वेरिएबल्स की है उसमें देखना है S1, S2, S3, S4 के अंडर Z इक्वेशन में जीरो के अंदर क्या होने चाहिए? जीरोस। मेरे ख्याल में आप क्लियर हो जी। हर आइट्रेशन में ऐसा होगा या जस्ट ये फर्स्ट आइट्रेशन? हर आइट्रेशन में ये प्रॉपर्टी मेंटेन होनी चाहिए, इसलिए मैं इतना फोकस किया मैंने इसके ऊपर। मैं इस कॉन्सेंट्रेट इतना टाइम इसलिए ले रहा हूं कि ये प्रॉपर्टी थ्रू आउट मेंटेन रहनी चाहिए। ओके ओके सर, क्लियर। दूसरी चीज एक और आपने मेंटेन करनी है, ये तो सर जीरो है। पॉइंट ये है कि जो सॉरी बताइएगा प्लीज, क्या कहना है? सर पॉइंट ये बेसिकली कि जो बेसिक वेरिएबल्स होंगे सर वो जीरो में जीरो होंगे, जीरोस होंगे बिल्कुल। और वो कैसे पता चलेगा? वो ऊपर वाली टॉप लाइन ही बताएगी कि इनके अंडर जीरो होने चाहिए। यानी ये बेसिक वेरिएबल्स है, अंडर जीरो, बेसिक वेरिएबल्स कोएफिशिएंट जीरो, बेसिक वेरिएबल जीरो। ये कोएफिशिएंट है, उनकी वैल्यू नहीं है। बेसिक वेरिएबल्स की वैल्यूज ये हैं, और ये जो जीरोस है ये बेसिक वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट्स हैं इन Z रो। ओके यस सर। अच्छा, बिल्कुल। दूसरा पॉइंट जो आपने ज़हन में रखना है, ये एक और प्रॉपर्टी ज़हन में रखनी है। ये वाली, ये जो मैंने अभी एक ब्लॉक सा बनाया है, ये भी मैंने बेसिक वेरिएबल्स के अंडर, ये जो टॉप पे नजर आ रहे हैं ना, इसके अंडर ही ये ब्लॉक बनाया, लेकिन कौन से सेक्शन में? कंस्ट्रेंट सेक्शन। ये कौन सा सेक्शन था? ये बिग ब्लॉक आपका है कंस्ट्रेंट सेक्शन, और ये सिंगल रो है, ये सिंगल रो आपकी है Z रो। तो ये जीरो है और ये कंस्ट्रेंट सेक्शन। तो कंस्ट्रेंट सेक्शन में उन्हीं बेसिक वेरिएबल्स जो ऊपर टॉप पे नजर आ रहे हैं, यानी S1, S2, S3, S4 कॉलम, उनके नीचे कंस्ट्रेंट सेक्शन में ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होनी चाहिए। आपको नजर आ रहा है ना, डायगोनल बन रहा है 1 1 1 का, तो इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया? यस सर। और दूसरा ये देखिए, सर ये हर आइटरेशन में आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये आएगा। हर आइटरेशन में, मैं फिर वही कह रहा हूं, मैं इस पर टाइम इतना लगा रहा हूं कि ये रूल थ्रू आउट द प्रॉब्लम होगा, ये मेंटेन रखना है। ओके राइट जी। अब आप देखें, दो चीजें हमने देखी। एक तो ये देखें, माइंड में रखिएगा, बेसिक वेरिएबल्स ये हैं, लेकिन ये इधर भी तो नजर आ रहे हैं टोटल वेरिएबल सेक्शन में। तो टोटल वेरिएबल सेक्शन में ये जो बेसिक वेरिएबल्स हैं, इधर से पता चला ये बेसिक हैं, इनके अंडर जीरोस, और कंस्ट्रेंट सेक्शन में इनके अंदर आइडेंटिटी मैट्रिक्स होनी चाहिए। जहां तक बात है इसकी, ये कौन से वेरिएबल्स हैं? ये वाले ये नॉन बेसिक। इसके अंडर ये भी रूल है, इसके अंडर नॉन जीरो वैल्यूज होनी चाहिए। मैं नॉन जीरो का है मींस पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती हैं, लेकिन जीरो नहीं होंगी। ये पॉइंट क्लियर हो गया? मैं इसको रिपीट करूंगा सारे प्रोसेस को। हाँ, ये जो अभी मैं स्टेटमेंट अभी दे रहा हूं ना कि ये जीरो नहीं हो सकती, नॉन जीरो होंगी, ये कुछ केसेस में जीरो हो सकती हैं। अगर इनमें से कोई जीरो आ जाए, इनमें से, वैसे तो वो नॉन जीरो होनी चाहिए, अगर इनमें से कोई जीरो आ जाए तो ये कोई एक स्पेशल केस होगा, ये आगे जाके हम देखेंगे। अभी फिलहाल आपने अपने माइंड में ये रखना है कि Z रो के अंदर जो बेसिक वेरिएबल्स हैं उनके अंडर जीरो कोएफिशिएंट, और जो नॉन बेसिक वेरिएबल्स हैं उनके अंडर नॉन जीरो वैल्यूज होनी चाहिए। अभी सिर्फ ये इंप्रेशन है, लेकिन एक मॉडिफाइड फॉर्म में अभी बता रहा हूं कि ये जो नॉन बेसिक वेरिएबल्स हैं इनके नीचे कोई एक आध वैल्यू अगर जीरो आ जाए तो वो एक इंडिकेटर होगा कि ये कोई स्पेशल केस को एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसको हम बाद में देख लेंगे। लेकिन ये वाली, ये हमेशा जीरोस होने चाहिए। अगर इधर जीरोस नहीं आए, इट मींस आपकी कैलकुलेशन में गलती है।
पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर प्लीज? यस सर। इसको मैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इस सारे प्रोसेस को रिपीट करने लगा हूं। अभी मैंने आपसे कहा पहला स्टेप कि आपके बेसिक वेरिएबल्स कौन से हैं, ये बताएगा, ये बेसिक वेरिएबल्स। नॉन बेसिक कौन से हैं, इसमें जो मिसिंग है वो कहां से पता चलेगा? ये टोटल वेरिएबल्स की लिस्ट, ये मिसिंग है, ये नॉन बेसिक है। तो बेसिक वेरिएबल्स आपके ये देखें S1, S2, S3, S4, और नॉन बेसिक कौन से हैं? X1, X2। ये चीज क्लियर हो गई कि बेसिक कहां से देखने हैं और नॉन बेसिक कैसे पता चलेंगे। देन ये बेसिक वेरिएबल्स जो हैं, इन टॉप के, इनके अंदर आइडेंटिटी मैट्रिक्स होनी चाहिए कंस्ट्रेंट सेक्शन में, और Z इक्वेशन में, Z इक्वेशन में जीरोस कोएफिशिएंट होने चाहिए। और दूसरी, नॉन बेसिक वेरिएबल्स के अंदर नॉन जीरोस होनी चाहिए। अगर कोई जीरो आ जाए तो गलती तो नहीं होगी, ये एक स्पेशल केस को इंडिकेट करेगा, लेकिन इस हाइट पे अगर जीरो के अलावा कोई और आता है तो वो एरर है। आई थिंक यहां तक सबको समझ आ चुकी होगी। यस सर। अच्छा, अब ये देख लें, अब ये आइट्रेशन बाय आइट्रेशन चलेगा। टाइम आपका हो गया 37, तो मेरे ख्याल में सेकंड स्टेप हम अगले लेक्चर के लिए रख लेते हैं, क्योंकि एक मैंने डिस्कशन करनी है असाइनमेंट और क्विजेस की, और फिर मैंने अटेंडेंस पे भी आना है, तो मैं यहीं स्टॉप करता हूं इस लेक्चर को। ओके जी? जी सर। अच्छा, अब ये कंप्लीट लेक्चर, उसकी यूट्यूब वीडियो वर्जन वेब आपके मूडल के ऊपर लिंक दे दिया मैंने, आप उसको जाके उस पूरा लेक्चर, अगले लेक्चर में आने से पहले आप ये लेक्चर पूरा देख कर आ सकते हो, ताकि आपको जरा आसानी हो। यही जो बातें मैंने भी रिपीट की हैं, ये उसमें भी आपको सुनने को मिल सकती हैं। अब आ जाते हैं वापस अटेंडेंस बाद में लेते हैं, उससे पहले एक इशू डिस्कस करते हैं। आपकी जो असाइनमेंट्स और क्विज, असाइनमेंट्स भी आपकी ऑनलाइन एक तरह से होगी इस वीक में अगर मैं प्लान कर रहा हूं, और आपका क्विज भी ऑनलाइन लेना चाह रहा हूं। इसके बाद जब आप कैंपस में आ जाएंगे तो फिर मैं अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर लूंगा। अब मुझे ये बताएं, प्रीवियस क्लास में एक एक्सरसाइज की है जो कि बड़ी सक्सेसफुल रही है, आपसे भी पूछना है। ऑनलाइन मैं 3 सेक्शंस पढ़ा रहा हूं, मैं तीनों सेक्शंस को एक ही टाइम पे बुलाता था क्विज के लिए, और एक सिंगल क्विज देता था, और एक ही टाइम पे वो अपने अपने मूडल के ऊपर सबमिट करवा देते थे। इसमें एफर्ट गया थी, एक क्विज बनता था, एक ही टाइम पे वो सबमिट हो जाता था, और एक एफर्ट रीजनेबल हो जाती थी, यानी एफर्ट जो मिनिमाइज, क्योंकि हम एल्गोरिदम के लोग हैं तो मिनिमम एल्गोरिदम, मिनिमम टाइम के लिए हम सोचते रहते हैं। तो प्रीवियस सेमेस्टर में मैंने इसको इस तरह से किया कि स्टूडेंट, जाहिर है कोई ऐसी स्लॉट हमें नहीं मिलती जिसमें तीनों सेक्शंस अवेलेबल हो। अगर मैं कुछ स्लॉट देता हूं क्लास के अंदर, तो वो सिर्फ एक क्लास होगी, दूसरे लोग उस क्लास में अवेलेबल नहीं होंगे। अगर दूसरी क्लास का टाइम चूज करता हूं, वो भी अवेलेबल नहीं होगा। अगर मैं दिन के अंदर 5 o'clock तक जितनी भी स्लॉट्स लेता हूं, तो कोई ना कोई स्टूडेंट अपनी किसी ना किसी क्लास में बिजी हो सकता है। तो हमने प्रीवियस सेमेस्टर में ये चीज निकाली थी कि मैं क्विज स्टूडेंट की एडवाइस पे 8 o'clock पे 8 PM सारे घर पे मौजूद होते हैं और क्लासेस से फारिग हो चुके होते हैं, तो मैं उस वक्त मूडल पे क्विज देता था तीनों सेक्शंस को एक टाइम देता था, उसमें वो सबमिट करवा देते थे। तो क्या ये एक्सरसाइज मैंने W1 सेक्शन से पूछा है, वो तो एग्री कर गया है, तो क्या आप इस एक्सरसाइज को इस तरह से, ये सिर्फ ऑनलाइन 1 वीक के लिए, ये 2 वीक के लिए होगा, उसके बाद हम रूटीन चेंज कर लेंगे। तो क्या किया जा सकता है इस क्लास में भी? यस सर। जी सर, किया जा सकता है। यस सर, ठीक है। तो कोई ऐसा स्टूडेंट है जो इससे डिसएग्री करता हो, मुझे उसकी स्टेटमेंट भी चाहिए। टाइम इधर उधर हो सकता है अगर कन्वीनियंट नहीं है। कोई अब मैसेज, इट मींस सर अगर 7 o'clock पे कर लिया जाता ज्यादा बेटर नहीं होगा? 7 o'clock भी किया था, तो उस वक्त कुछ लोगों ने कहा था कि अभी हम खाना वगैरह या इस तरह की कोई सर वो एक्टिविटी, तो खाने का टाइम होता है सबका तकरीबन।
तो 8 o'clock मेरे ख्याल में रीजनेबल स्लॉट है, अगर किसी ने खाना है तो जल्दी खा ले, या उस दिन कोई इसके बाद खा ले। सर ठीक है 8 o'clock। नहीं 7 o'clock में इशू, कोई टेक्निकल इशू है तो बता दें, फिर हम सोच सकते हैं उसके ऊपर। सर 7 में इस तरह भी हो जाता है कि जो 5 बजे लेक्चर है वो 6 बजे खत्म होना, 6 बजे क्विज होता है तो वो 7 बजे जाके खत्म हो रहा होता है कभी कभी। तो मैं इसलिए 8 बजे वाली स्लॉट ठीक नहीं? जी सर 8 बजे ठीक है। 8 बजे ठीक हाँ, है। 8 बजे वाली ठीक। हाँ, तो 8 o'clock पे स्लॉट, ये क्विज की स्लॉट है, और क्विज मैं प्लान कर रहा हूँ, जो फर्स्ट क्विज है वो ग्राफिकल मेथड का होगा। मैं चाह रहा हूँ आगे हमने सिंप्लेक्स शुरू कर दिया है तो ग्राफिकल मेथड जल्दी से वाइंड अप हो जाए। तो थर्सडे को मैं ये क्विज ले रहा हूँ 8 PM। ये W1 सेक्शन ने इस पे एग्री किया है, आप भी बता दें, कोई इशू तो नहीं? थर्सडे 8 PM। सर नहीं है सर इस वीक में अगर रहने देते, इससे नेक्स्ट वीक में अगर कर लेते। नहीं, उस वीक में सर अगला पहले quiz असाइनमेंट plan कर लें। देखिए, सिंप्लेक्स मेथड आपका वाइंड अप हो जाना है, तो ये टाइम हमने ब्रेक नहीं लेना। ये सेमेस्टर सिस्टम में ब्रेक लिया तो बहुत पीछे रह जाती हैं, आगे बहुत सी चीजें आगे चली जाएंगी, मिक्स अप हो सर वो जाएगी। आपकी बात पहले- ठीक है। एक्चुअली पहले मेरी आज assignment भी कर लें तबीयत सर, बहुत बाद में खराब है, कर- बुखार सर हुआ हुआ है काफी ज्यादा ना, तो वो तो- इस वजह से मैं कह रहा था। नहीं, टाइम देखें आपके पास, वीडियोस अवेलेबल है, और आज क्या है दिन? आज मंडे है, मंडे पूरा, ट्यूसडे वेडनेसडे 3 डेज आपके पास हैं, बल्कि थर्सडे भी पूरा पड़ा है, आपने 8 PM पे आना है। तो एक रीजनेबल स्लॉट है, 1-1 घंटे की वीडियो है जो आपको ये चीज सिखा सकती है, और एक प्रैक्टिस सेशन में कर चुका हूं, वो काम दे रहा हूं जो हम कर चुके हुए हैं, राइट? सर सर एक पहले क्वेश्चन है। असाइनमेंट हो जाती तो रिफ्रेश हो जाता। असाइनमेंट वो भी स्लॉट कर, ठीक है 8 वाली। वो अभी उसी की तरफ भी आ रहा हूं। अभी कोई और, एक और फीमेल स्टूडेंट कुछ कहना चाह रही है? सर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ना आप पहले असाइनमेंट ले लें, हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे तरीके से, देन आप क्विज ले लें। तो ऐसी प्लान है, और असाइनमेंट की सबमिशन आपकी वेडनेसडे रखी हुई है, वे अनाउंस कर दी है एक सेक्शन को, मैंने आज ही अपलोड कर दूंगा। ओके सर, ठीक है, कर लेंगे। उसमें ये है कि आपकी प्रिपरेशन हो रही है एक तरह से, आप असाइनमेंट करोगे खुद से देखिए, 2 ऑब्जेक्टिव मेरे अचीव हो जाएंगे। एक तो मेरी असाइनमेंट जो आप एक रिक्वायरमेंट है आपके ग्रेडिंग की, और दूसरा आप बजाय इसके कि कॉपी करने के, आपको पता है आपने क्विज देना है तो आप प्रिपेयर करोगे। अगर स्टूडेंट उसको प्रिपेयर करता है खुद से, पहले नहीं आता असाइनमेंट करते हुए उसको सीखता है क्योंकि उसने क्विज भी देना है, तो 2 ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएंगे। आप समझ के असाइनमेंट करोगे, कॉपी करने की कोशिश कुछ स्टूडेंट्स करते हैं, वो नहीं करेंगे अगर वो सिंसियर है अपने साथ। तो आपकी जी एक ऑब्जेक्टिव नहीं सर, 3 हो जाएंगे, जैसे कि हमारे एग्जाम की तैयारी भी हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे, ये इसलिए पॉज नहीं, सेमेस्टर सिस्टम में पॉज नहीं लेते। तो आपका वेडनेसडे मिडनाइट टाइम होगा आपका सबमिशन का LMS के ऊपर असाइनमेंट की। मैं आज ही अपलोड कर देता हूँ, 1-2-3 घंटे में आपको असाइनमेंट मूडल पे मिल जाएगी। आपने वेडनेसडे मिडनाइट, उसका टाइम होगा 12 AM, मिडनाइट तक सबमिट कर सकते हैं, और थर्सडे 8 PM पे क्विज होगा। ये हमने डिसाइड कर लिया। अब माइंड में रखिएगा, एक और इशू आता है, मैं 2 मिनट और लूंगा। कुछ स्टूडेंट्स को ये इशू है कि वो जब LMS पे अपलोड करते हैं तो साइज का प्रॉब्लम आ जाता है उन्हें, कि जी कहते हैं साइज लिमिट ज्यादा है, वो मुझे ईमेल कर देती हैं। आपने ईमेल नहीं करनी। रीजन ये है, आपके एक स्टूडेंट ने मुझे सोल्यूशन दिया था इसका प्रीवियस सेमेस्टर में, यानी UMT के स्टूडेंट ने, उसने कहा था सर जब हम पिक्चर लेते हैं किसी असाइनमेंट की जो हैंडमेड होती है तो वो MBs में आ जाती हैं, 5-6 MB, और वो अपलोड होते हुए इश्यू होता है। तो उसने क्या किया, ये सब सुन लें, अगर किसी ने नहीं सुना तो रिकॉर्डिंग में ये सुन लीजिएगा दोबारा। उसने वो जो पिक्चर थी, मोबाइल से पिक्चर ली, MS वर्ड को ओपन किया, उसमें वो पिक्चर इंसर्ट की, इंसर्ट करके सेव एज कर दिया PDF। तो जब आप उसको PDF फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हो तो वो बहुत नॉर्मली 1 MB से भी कम स्पेस लेती है। तो ये इतना जबरदस्त मेथड है, दोबारा से सुन लें। लोगों को वैसे मोस्टली पता होगा, जिनको नहीं पता उनको कह रहा हूं कि आप मोबाइल से अपने सॉल्व आंसर की पिक लें, MS वर्ड ओपन करें, उसमें वो इंसर्ट करके वो पिक्चर इंसर्ट ऑप्शन से सिलेक्ट कर लें, वो आपके पेज के ऊपर आ जाएगी वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, और उसको सेव एज करें PDF में, .pdf में, KBs में आ जाएगी। तो
आप कोशिश करें, किसी ने मुझे ईमेल नहीं करनी, मूडल के ऊपर सबमिशन करनी है, और ईमेल करेंगे तो वो ट्रेस नहीं होती, तो फिर उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं है। अगर किसी को फिर भी इश्यू आता है रन टाइम पे, मुझे ईमेल पे मुझसे राब्ता करे, मैं उसको उस वक्त बताऊंगा कि आप इस तरह से इसको सेव कर सकते हो, राइट? कोई इशू तो नहीं है? सर कंप्रेस कर सकते हैं फाइल को, वो भी कंप्रेस से भी जबरदस्त मेथड है ये, जरा करके देखिएगा, आजमाइश शर्त है। सर लास्ट सेमेस्टर में हमने 120 पेजेस की असाइनमेंट की थी, तो वो सर 3 MB पे ले आए थे हम। चले ठीक है, देखें कुछ ले आते हैं कंप्रेस करके जरा। भाई तू ले आई ना। अच्छा, मेरे वाला मेथड जिनसे नहीं होगा वो मेरे वाला मेथड अडॉप्ट कर ले, बल्कि मेरे वाला मेथड नहीं है, आपके एक सीनियर स्टूडेंट ने ये मेथड मुझे बताया था और बड़ा अच्छा वर्क किया। अच्छा, अब आप आ जाती हैं अटेंडेंस की तरफ। अब आपकी असाइनमेंट की सबमिशन वेडनेसडे मिडनाइट और थर्सडे को आपका क्विज होगा 8 PM, और वो मूडल के ऊपर ही मैं दे दूंगा, 8 o'clock पे एग्जैक्ट मैं पोस्ट कर दूंगा, आपने उधर ही वो सबमिट करवाना है। तो शुरू में टाइम जरा थोड़ा सा मैं ज्यादा दूंगा ताकि आप आसानी से कॉन्फिडेंस के साथ वो प्रॉब्लम सॉल्व करें। अच्छा, दूसरी बात, आपका टाइम कंप्लीट हो चुका है क्लास का, मैं आप सब लोगों की अटेंडेंस जूम से ले लूंगा। तो अभी अनाउंस, अगर मेरे पास टाइम होता तो मैंने अभी अटेंडेंस ले लेनी थी, लेकिन मैं जूम से ले लूंगा, ड्यूरेशन आ जाती है आप लोगों की। जो भी आज लोग प्रेजेंट हैं मैं जूम से उनकी अटेंडेंस ले लूंगा, कोई इशू नहीं। और कोई क्वेश्चन करना चाहे कर लें, अदरवाइज जिन स्टूडेंट्स की क्लास नेक्स्ट और है वो लीव कर सकते हैं, और जिनकी क्लास नहीं है वो अगर मुझसे क्वेश्चन करना चाहें तो 1-2 मिनट में अवेलेबल। आज के क्वेश्चन ये है कि ग्राफ चाहिए होगा। ग्राफ आपने घर में लेके रखना है, ग्राफ के ऊपर ही बनाना है और उसी की पिक्चर लेनी है। सॉल्यूशन के लिए एक्स्ट्रा पेज व्हाइट कोई लेके ले लें, एक व्हाइट पेज होगा जिसपे सॉल्यूशन होगा और ग्राफ, उसका आंसर ग्राफ के ऊपर होगा, ग्राफ पेपर पे, राइट? सर थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा रख दीजिएगा। टाइम मैंने कहा आपको ऑनलाइन 1 आवर दे देंगे, ठीक है? आराम से कॉन्फिडेंस के साथ करें। ओके सर। आपको टाइम इतना मिलेगा कि आप ये नहीं होगा आपको कि जी इस टाइम में हुआ नहीं है, सफिशिएंट टाइम 60 मिनट्स। प्रॉब्लम में ज्यादा कैलकुलेशन में ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होगी, कॉन्सेप्ट चेक करने हैं, तो ऐसा मॉडल होगा जिसमें आप अपने पॉइंट्स बड़े इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। बाज़ दफा कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी, बाज़ दफा वैसी कैलकुलेशन मिल जाएगी, तो उसका डिफिकल्टी लेवल कैलकुलेशंस का बहुत इजी होगा। कॉन्सेप्ट पे मेरा फोकस होगा कि आपको ग्राफ बनाना आता है या नहीं। जो जिस स्टूडेंट्स की क्लास है वो लीव कर सकते हैं मीटिंग। कोई इशू तो नहीं है, लीव कर दो मीटिंग, या कोई क्वेश्चन करना चाह रहा है मुझसे? ओके, एंड कर रहा हूँ।